नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। ट्रेन। फ़ोन की घंटी बज रही थी। घड़ी में देखा तो रात के 12:30 बजे थे। इतनी रात में किसका फ़ोन हो सकता है? किसी बुरी आशंका से मन कांप उठा। रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से अशोक की भर्राई हुई आवाज़ थी। दीदी। शोभा शांत हो गई। वह हम सबको छोड़कर दिव्यलोक को चली गई। कुछ पल को मैं ठगी सी बैठी रही। फ़ोन की आवाज़ से मेरे पति सुनील भी जाग गए थे। मैंने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। हमने आपस में सलाह की और फिर मैंने अशोक को फ़ोन मिलाया। अशोक, हम जल्दी ही सुबह जयपुर पहुंच जाएंगे। हमारा इंतज़ार करना। सुबह 5 बजे हम दोनों अपनी गाड़ी से जयपुर के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से जयपुर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। वैसे भी सुबह सुबह सड़कें खाली थीं, अतः 4 घंटे में ही पहुंच जाने की आशा थी। रास्ते भर शोभा का ख्याल आता रहा। अतीत की यादें चलचित्र की भांति आंखों के आगे घूमने लगी। शोभा मेरे छोटे भाई अशोक की पत्नी थी। वह बहुत मृदुभाषी, कार्यकुशल और खुश मिजाज की थी। याद हो आया वह दिन जब विवाह के बाद वर वधू का स्वागत करने के लिए माँ ने पूजा का थाल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। वैसे बड़ी भाभी का हक बनता था वर वधू को घर प्रवेश करवाने का, किंतु बड़ी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह पेट से थीं और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा हुआ था। अतः आरती का थाल सजाकर मैंने ही वर वधू को घर प्रवेश कराया था। बनारसी साड़ी में लिपटी हुई सिमटी सी संकुचित सी खड़ी थी। अशोक ने उसे मेरा परिचय देते हुए कहा, ये मेरी बड़ी दीदी हैं। मुझसे 10 साल बड़ी हैं। मेरे लिए माँ समान हैं। दोनों ने मेरे पैर छुए। मैंने भी दोनों को प्यार से गले लगा लिया। विवाह के बाद की प्रथाएं संपन्न करवा कर मैं वापस दिल्ली लौट आई। 2 महीने बाद भाभी की जुड़वा बच्चियां हुईं, जिनका नाम सिया और जिया रखा गया। प्रसव के बाद भाभी बहुत कमज़ोर हो गई थी, अतः घर का सारा कार्यभार शोभा ने संभाल लिया। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। वह बच्चों का ख्याल बहुत उत्साहित होकर रखती थी। माँ सारी रिपोर्ट विस्तार से मुझे फ़ोन पर बतलाया करती थी। बच्चों के प्रति शोभा का अपनत्व देखकर भाभी को बहुत अच्छा लगता था। जब सिया और जिया का नर्सरी स्कूल में दाखिला हुआ तो शोभा उन्हें तैयार करने से लेकर उनके जूते पॉलिश करती, उन्हें नाश्ता करवा के टिफ़िन पैक करके उनके स्कूल बैग में रख देती और टिफ़िन पूरा ख़त्म करना है यह भी हिदायत दे देती थी। कभी कभी उनको होमवर्क करने में भी वे मदद करती थी। घर में सब सुचारू रूप से चल रहा था। शोभा के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे। माँ जब भी मुझे फ़ोन करती थी उनकी बातों में कुछ बेचैनी का आभास होता था। वे दिल की मरीज़ थीं। मैंने जोर देकर उनकी बेचैनी का कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया, अब अशोक की शादी को 4 साल हो गए हैं। अगर उसको एक बेटा हो जाता तो मैं पोते का मुंह देखकर दुनिया से जाती। न जाने कब मुझे बुला लें। मैं उन्हें सांत्वना देती रहती थी कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने माँ की इच्छा शोभा तक पहुँचा दी तो वह हंसकर बोली, दीदी, आजकल पोता और पोती में कोई फ़र्क नहीं होता। सिया और जिया भी तो अपनी हैं, वही मेरे बच्चे हैं। बच्चों के प्रति उसकी आत्मीयता मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस बात का डर था वही हुआ। अचानक माँ को दिल का दौरा पड़ा और पोते की चाहत लिए हुए वे इस दुनिया से चल बसीं। शोभा के विवाह को 6 वर्ष हो गए थे। मैंने लक्ष्य किया कि अब उसके मन में संतान की चाह प्रबल हो रही थी। अशोक ने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, कुछ डॉक्टरी जांच भी हुई, किंतु नतीजा संतोषप्रद नहीं था। मेरे आग्रह पर दोनों दिल्ली भी आए। मेरी जानकार डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर यही निष्कर्ष निकाला कि शोभा माँ नहीं बन सकती। अशोक ने सब तरह के उपचार किए, चाहे आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी, यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों के कहने पर झाड़ फूंक का भी सहारा लिया, किंतु निराश ही होना पड़ा। इसका असर शोभा के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। शोभा प्राय फ़ोन करके मुझे इधर उधर की बहुत सी खबरें देती रहती थी। उसने एक घटना का जिक्र किया कि कुछ दिन पहले उसके किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव था। वहाँ अशोक और शोभा के साथ साथ
बड़े भैया भाभी भी आमंत्रित थे। वहां पहुंचकर जब शोभा ने नवागत शिशु को पालने में झूलते देखा तो वह अपने को रोक न पाई और आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी पीछे से बच्चे की दादी ने उसके हाथ से बच्चे को छीन लिया और अपनी बहू को डांटते हुए कहा, तेरा ध्यान कहाँ है? देख नहीं रही? बच्चे को बांझ ने उठा लिया है। शोभा ने बताया कि बड़ी भाभी भी वहीं खड़ी थी। यह बात बतलाते समय शोभा की आवाज़ में पीड़ा झलक रही थी। मेरा मन संवेदना से भर उठा। आज शोभा ने बतलाया कि अब सिया और जिया उसके पास नहीं आती हैं, या यूँ कहिए कि भाभी उन बच्चों को शोभा के पास नहीं आने देती। इसका कारण भी वह समझ गई थी। बांझपन का एहसास शोभा को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मैं अपनी गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो गई थी। मेरे दोनों बच्चे विवाह योग्य थे। अगले वर्ष मेरे पति रिटायर होने वाले थे, अतः हम भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हो गए थे। कभी कभी मैं शोभा को फ़ोन करके उनकी कुशल क्षेम जान लेती थी। फिर एक दिन अशोक का फ़ोन आया। बातचीत से लगा कि वे बहुत परेशान हैं। मैंने 3-4 दिन के लिए जयपुर का प्रोग्राम बना लिया। फीकी मुस्कुराहट से शोभा ने स्वागत किया। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। अशोक उसकी स्थिति से बहुत चिंतित हो गया था। मुझे लगा कि बांझ शब्द ने उसको भीतर तक आहत कर दिया है। वह बोली, अब तो सिया और जिया भी मेरे पास नहीं आती। मैंने प्यार से शोभा को अपने पास बिठाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी नवजात शिशु को गोद ले लो। यह कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जहाँ से बच्चे को लिया जा सकता है। ऐसा करने से एक बच्चे का भला हो जाएगा, उसे एक प्यारी माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक प्यारा बच्चा मिल जाएगा। यह एक नेक कार्य होगा। एक बच्चे का जीवन अच्छा बन जाएगा। तुम चाहो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन शोभा ने गंभीरता से उत्तर दिया, दीदी, मैं अपनी तकदीर तो बदल नहीं सकती। यदि मेरी तकदीर में संतान का सुख लिखा ही नहीं है तो गोद लेकर भी मैं सुखी नहीं रह पाऊंगी। कुछ रुक कर वे फिर बोली, दीदी, मैं अपनी कोख से जन्मा बच्चा चाहती हूँ, गोद लिया हुआ नहीं। वह अपने फैसले पर अडिग थी और मैं उसके फैसले के आगे निरुत्तर हो गई। 15 दिन बाद अशोक का फ़ोन आया। वह आवाज़ से बहुत परेशान लग रहा था। उसने बताया कि शोभा अब अक्सर बीमार रहती है। उसे भूख नहीं लगती है और ज़बरदस्ती कुछ खाती है तो हजम नहीं होता, उल्टी हो जाती है। मैंने सलाह दी कि तुरंत डॉक्टरी जांच करवाओ। शोभा की तरफ से मुझे चिंता हो गई, अतः अशोक को सहारा देने के मकसद से मैंने 3-4 दिन का जयपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। अशोक ने शोभा के सारे टेस्ट करवा लिए थे। मेरे पहुंचने के अगले दिन वह अस्पताल से रिपोर्ट ले आया। वह बहुत उदास था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि शोभा की किडनी में कैंसर है, जो बहुत फैल गया है। अगर 1 महीने पहले जांच करवा लेते तो शायद ऑपरेशन द्वारा किडनी निकाल लेते, लेकिन अब तो कैंसर किडनी के बाहर तक फैल गया है। एक और विशेष बात जो डॉक्टर ने बतलाई वह यह कि शोभा प्रेग्नेंट भी है। प्रेगनेंसी की अभी शुरुआत ही है। 1 हफ्ते बाद निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। अचरज से मेरा मुंह खुला रह गया। समझ नहीं आया कि दुखी होऊं या खुशी मनाऊं। शोभा ने मेरी और अशोक की बातें सुन ली थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, अशोक तो यूं ही घबरा जाते हैं। मैं सहज में इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ और अब तो मुझे जीना ही है। उसकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। बाद में अशोक ने मुझे बतला दिया था कि डॉक्टरों के अनुसार गर्भ को गिरा देने में ही बेहतरी है, क्योंकि कैंसर किडनी से बाहर निकलकर फैल रहा है। अगर तुरंत ऑपरेशन करके किडनी निकाल भी दें फिर भी शोभा का जीवन 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, और अगर गर्भपात नहीं करवाया तो कैंसर के ऑपरेशन के बाद की थेरेपी से बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। या तो वे बचेगा ही नहीं, और अगर बच भी जाए तो एबनॉर्मल भी हो सकता है। अतः डॉक्टर की राय में गर्भपात ही उचित होगा। शोभा ने सब कुछ सुन लिया था। वह खुश नज़र आ रही थी। वह बोली, दीदी, मुझे यही खुशी है कि अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा। डॉक्टरों का निर्णय ठीक ही है। मेरे जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है। मैं बच्चे को देख पाऊंगी या नहीं पता नहीं। अगर बच्चा बच भी गया और विकलांग हो गया तो और भी दुख होगा। तसल्ली यही है कि अब मेरे ऊपर से बांझ होने का लांछन हट गया। अब मैं शांतिपूर्वक मर सकूंगी। सहसा कार एक झटके के साथ रुक गई। सुनील ने ब्रेक मारा था क्योंकि सामने एक बड़ा सा गड्ढा आ गया था। मेरी विचार श्रृंखला टूट गई। अब हम जयपुर की सीमा में पहुंच गए थे। बाजार के बीच से गुजरते हुए याद आया कि यहाँ कई बार शोभा के साथ चाट खाने आती थी।
फिर खूब शॉपिंग करके हम दोनों शाम तक घर पहुंचते थे। अब तो केवल याद ही बाकी है। ठीक 9:30 बजे हम घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अशोक बाहर आ गया। सहारा देकर उसने गाड़ी से उतारा और मेरे गले से लगकर जोर से रो पड़ा। अंदर पहुंचकर देखा, शोभा का शव भूमि पर रखा था। बड़ी शांत मुख मुद्रा थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं अपने को ना रोक सकी और फफक कर रो पड़ी। वह समाप्त हो गई। 2 दिन बाद बहुत बोझिल मन से हम दोनों वापस लौट आए। रास्ते में सोचती रही कि समाज के उल्हानों ने शोभा को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन मरने से पहले उसे ये खुशी थी कि वे बांझ नहीं थी, पर बच्चे की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।